मैं मिस्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू देख रहा था। मैं इसको पॉलिटिकली नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे एजुकेशन बेस पूछूँगा कि उन्होंने अपनी बुक द भारत मैटर्स में रिप्लाई देते हुए बताया था, एक कमेंट था उनका कि वेस्ट जो है उनकी हैबिट है कि वो प्लेयर और एम्पायर एट द सेम टाइम बनते हैं और फिर अल्टीमेटली जीतते हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, और फिर उन्होंने इसको रिलेट किया था कि कैसे हमने जब यूक्रेन और रशिया का शुरू हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, पहले उन्होंने वॉर नहीं बोला उसको, रिसेंटली आई गेस रशिया ने एक्सेप्ट किया फाइनली इट्स अ वॉर, तो तब भी उन्होंने जब ऑयलिंग के लिए इंडिया को टोका था तो उनका वो ले रहे थे ऑलरेडी, यूरोप काफ़ी इम्पोर्ट रहा था, पर हमें बोल रहा था कि आप क्यों ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी दिखती है वेस्ट की। तो चूँकि आप उधर रहे हैं, उस रीजन में रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे हिपोक्रेसी वो खुद ही पैदा करते हैं और फिर उसका सॉल्व करने के लिए क्रेडिट भी लेते हैं कि हाँ देखो हमने किया इसको सॉल्व। देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेजर पावर्स होती हैं, ये अमेरिका की ही नहीं, और भी जो मेजर पावर्स हैं P5 कंट्रीज को कहलाते हैं, वो हमेशा ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दे हैव द अपर हैंड, और उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, मीडिया भी उनके पास होती है, तो किस चीज़ को कैसे प्रोजेक्ट करना है, चाहे वो टीवी पे है, चाहे बुक्स में है, चाहे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में है, वो उसको एक वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें यही लगता है कि शायद ये नहीं का सारा वो है, पर ये बात अब उतनी सच नहीं रही है, और धीरे धीरे भारत अपनी ताकत को पहचान रहा है, और अकॉर्डिंगली जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो एक अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी बात कह रहा है दुनिया के सामने, और बता रहा है कि भाई आप ही सब कुछ नहीं है। अब वर्ल्ड इकॉनमीज में लीजिए तो इस समय इंडिया इकॉनमी एक मेजर इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है, सुपर पावर बनने के कगार पे बैठे हुए हैं, स्पेस में हमारा झंडा लहरा रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंडिया जो है वो AI है, उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं वगैरह हैं, नई नई चीज़ें। क्योंकि भारतीय शुरुआत से ही दिमाग से तेज रही, ये दुनिया का मानना है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं है, आप पुरानी चीज़ें देखिए, उसमें भी अगर आप आयुर्वेद ही देखें तो ये कहना आसान है कि इस जड़ी बूटी से ये रोग ठीक हो जाएगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन किसने बैठ के उस पर रिसर्च की कि इस पौधे की जड़ को मैं निकालूंगा, उसको सुखाऊंगा, उसको पीसूंगा, इतनी मात्रा में लूंगा तो मेरा ये रोग ठीक होगा। इट मीन्स कि उन ऋषि मुनि ने या उस व्यक्ति ने जो भी किया उसकी रिसर्च करी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड है या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन उसने प्रॉपर रिसर्च करी। दुनिया में हज़ारों पेड़ पौधे, लाखों पेड़ पौधे हैं, क्या हर एक की जड़ निकाल लेते हैं, क्या हर एक की पत्तियाँ सुखा लेते हैं? नहीं, उनको मालूम है कि नीम की पत्तियों से ये फ़ायदा है, नीम की छाल से ये फ़ायदा है, अर्जुन की छाल से ये फ़ायदा है। तो जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है वो हमेशा से हमारे देश में रहा है, और वही चीज़ अगर आप हमारे मंदिरों में देखें, कार्विंग्स देखें पुराने मंदिरों में, और उनमें जो साइंस भरी हुई है, किस तरीके से बिना फाउंडेशन के आपने इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया जो आज कई सेंचुरी से भी ऐसे खड़ा हुआ है, कोई ना तो अर्थ को खिला पा रहा उसको ना कुछ। तो हमारे यहाँ साइंटिफिक रीजनिंग चाहे लिखित रूप में ना हो, लेकिन साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हमेशा रहा है। वेस्ट को शायद ये बात गले से नीचे नहीं कर, उनका सोच शायद ये है कि जो साइंस डेवलप करी है मैंने करी है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं। इस सोच को ख़त्म करना कोई ओवरनाइट अफेयर नहीं है, इस सोच को बदलना बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग काम चल रहा है, और शने शने हम इस पर प्रगति करेंगे। धीरे धीरे वेस्ट रियलाइज करेगा कि हाँ, इंडिया में भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस
पहले से जानते थे या उन्होंने डेवलप करी या आगे डेवलप कर सकते हैं। तो उनका कहना काफ़ी हद तक सही है। ब्रिटिश कभी यही पॉलिसी थी जब वो हमारे रूलर्स थे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते या आपको कुछ मालूम नहीं है, आप अनपढ़ हैं, आप नहीं हैं, वो है। तो पर लेकिन वो चले गए हैं, उसके बाद भी देश तरक्की कर ही रहा है लगातार। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल। पर नॉलेज देखिए ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत रूप में ये मानना है कि नॉलेज कभी भी आप कहीं रोक ही नहीं रह सकते। Knowledge always travels from one continent to other. जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी है वो हिरोशिमा नागासाकी में 45 में गिराए गए थे बॉम्ब। आज हम 2024 में बैठे, क्या वही टेक्नोलॉजी वही तक कन्फाइंड है? नहीं, ऐसे बम उससे बड़े बम बन गए हैं, उससे बेटर बम बन गए हैं, कई अन्य देशों के पास पहुंच गए हैं। मैंने एटम बम के खोखले शेल भी देखे एक्चुअल, तो एटम बम होता क्या है। तो इसलिए नॉलेज को आप कहीं जकड़ नहीं सकते, सूनर और लेटर वो बात आ ही सकती। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार्स डेवलप करी, ठीक है, अभी टेस्ला का बहुत नाम है, लेकिन टेस्ला अनोखी कंपनी नहीं है। इंडियन कंपनीज भी हैं जो ऐसी कारें बना रही हैं। एक इंडियन कंपनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ट्रक्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रक्स। उसको 1000 ट्रक्स का ऑर्डर भी मिला जो रिसेंटली न्यूज़ में। तो हम भी विकसित देशों की तरह काम कर सकते हैं। समस्या ये है कि हमारी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है और जो देश के पास पैसा है वो सीमित है, तो ये थोड़ी सी समस्या आती है। इससे आपने बोला पैसे सीमित है, इससे मुझे याद आया रेमिटेंसेस जो हम भेजते हैं, प्रोबेबली मुझे ठीक से याद नहीं, बट मैंने पढ़ा था इंडिया फर्स्ट या सेकंड नंबर पे कहीं तो लाई कर रहा है। हमारे रेमिटेंसेस एकदम शूट अप हुए थे क्योंकि हमारा जो प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था अभी ये स्टार्टअप कल्चर के कारण, और वीज़ा जब हमने वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट बढ़ती जा रही है उसके कारण। हाँ, जो रेमिटेंसेस हैं, देखिए रेमिटेंसेस जो वो होते हैं जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं भेजते हैं, वो दो कारणों से भेजते हैं प्राइमरी। एक तो अपने परिवार या अपने बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, या उनको अपना कोई घर वगैरह बनाना हो, जो उनका एक निजी मामला है, लेकिन पैसा देश में आ रहा है। और दूसरा ये कि वो किसी बिजनेस वेंचर में, और तीसरा ये कि उनको इंडियन मार्केट लुक्रेटिव लगता है, यहाँ स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या यहाँ अगर अकाउंट्स रखते हैं तो अच्छा परसेंटेज मिल रहा है इंटरेस्ट का, तो इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें काफ़ी पैसा इंडिया का आता है। करीब करीब 3 करोड़ लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय हैं जो बाहर रह रहे हैं, और करीब करीब हमारे जीडीपी का 3% जो है वो रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस से आता है, एक साइजेबल अमाउंट। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन उससे पूछना है। रिसेंटली मिस्टर एस जयशंकर ने कल्चरल रीबैलेंसिंग का भी टॉपिक छेड़ा था। हम देख रहे हैं कि अब जो कि आप रहे हैं, आपने अभी 2022 में रिटायरमेंट लिया और उससे पहले भी आप काम कर रहे थे, तो आप दोनों गवर्नमेंट्स का मैं कंपेयर नहीं करूँ, बट आप दोनों गवर्नमेंट्स में अपने काम किए अभी और पिछला वाला। तो हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी कैसे हमारी इंक्रीज़ हमने की है, हमने स्ट्रेंथन कैसे की है, हमारे बायलैटरल ट्रायलैटरल रिलेशंस, हमने इतने सारे ग्रुप्स फॉर्म किए। बट रिसेंटली जैसे कोई कंट्री हमारे मैटर्स पे कमेंट करता है तो मैं 2 इंस्टेंस देता हूँ। पहला जब कनाडा ने कंपेयर करके बोला था, और फिर जर्मन ने किया था, जर्मनी ने तो रिसेंटली किया था, और फिर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनको बुलाया समन करके, और विद इन 3 to 5 मिनट्स उनको उनके एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया। मतलब दूर से ऐसा लगता है कि अब उनको बुलाया, शायद बैठने का मौका भी नहीं दिया, लताड़ा और अब जाओ। तो वो कैनेडियन जो हाई कमिश्नर थे वो तो काफ़ी तिल में रहते, गुस्से में गए थे। क्या आपको लगता है कि इंडिया के सॉफ्ट पावर इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि दूसरी कंट्रीज भी सुन रहे हैं?
इंडिया की सॉफ्ट पावर तो पहले से ही थी, दो राय नहीं है। अब थोड़ी हार्ड पावर भी हो गई। मुझे इसी तरह याद है कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, बहुत लिमिटेड होती है। आज साल के अंदर कितनी ही मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, चाहे वो मिलिट्री की हैं, चाहे वो मतलब आर्मी की हैं, चाहे एयरफोर्स की हैं, चाहे नेवल हैं, और वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ, जापान है, अमेरिका है, इवन मंगोलिया में मैं था, वहाँ पर भी इंडियन कंटिंजेंट हर साल जाता था। खान प्लस एक्सरसाइज होती थी, वहाँ पे भी करते थे। तो और हमारी सॉफ्ट पावर डिफरेंट वे में भी डेवलप हुई है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियंस अब्रॉड, दे आर नाउ इन वाइट कॉलर जॉब्स, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अदर इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फील्ड में अब इंडियंस आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली अभी भी ब्लू कॉलर काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी प्रेजेंस है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, धीरे धीरे उन कंट्रीज़ में उनकी प्रेजेंस, उनको नोटिस किया जा रहा है। यहाँ कुछ इंडियंस वहाँ की पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। अमेरिका में भी आप देखिए तो कुछ इंडियंस वो दे आर रनिंग और ट्राइंग टू रन फॉर पॉलिटिकल पोजीशंस। तो इस तरह हमारा एक जो इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का, जो पहले शायद आज से 20-30 साल पहले नहीं था कुछ, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़, इस बात से हमारे पड़ोसी राज्य थोड़े दिल मिलाए रहते हैं। जब आपने जिक्र करा कि जर्मनी ने कमेंट किया या कनाडा ने कमेंट किया, जैसे मैं यही कहूँगा कि ये अभी भी उनका कुछ माइंडसेट है कुछ लोगों का जो इस तरह से वर्क करता है। कनाडा की बात करें तो ओपनली हम मालूम है कि वहाँ पे इंडिया विरोधी चीज़ें चलती हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे। और कनाडियन गवर्नमेंट को भारतीय सरकार ने शायद कई बार ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इसको रोकिए या कुछ थामिए, लेकिन शायद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम को लेके वो कुछ नहीं करते। ठीक है, उनका कंट्री है, कर सकते हैं, लेकिन फिर इंडिया का भी यही है कि हम भी बोल सकते हैं उनके एम्बेसडर्स को। हाँ, मुझे इससे इंस्टेंस याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, पर हमने शायद अमेरिका की जो एम्बेसी है वहाँ के रोड्स ब्लॉक किए होते थे सिक्योरिटी रीजन से, फिर हमने वो बैरिकेड्स विड्रॉ कर लिए थे। हमने बोला कुछ नहीं था, शायद कनाडा के साथ ही हुआ था, या वो शायद जब वो फ्लैग एम्बेसी से उतारने वाला इंसिडेंट हुआ था, तो हम लोग सारे दिल्ली में जितने भी एम्बेसी के बाहर रोड्स के पास बैरिकेडिंग थी, हमने सब उसको निकाल के और सारी ओपन टू पब्लिक कर दी थी तुम। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा टिट फॉर टैट का एक एग्जाम्पल है। अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे, देखिए जब हम एम्बेसी खोलते हैं या कॉन्सुलेट खोलते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वहाँ की लोकल पुलिस की होती है। इंडियन पुलिस या इंडियन मिलिट्री या इंडियन किसी एजेंसी की नहीं। ऐसे ही दिल्ली में या चेन्नई में या बॉम्बे में जो भी कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की है। तो अगर आप हमारे कॉन्सुलेट्स पे या एम्बेसीज पे हमला होते हुए देखेंगे, नारेबाजी करते हुए, झंडा उतारने की कोशिश, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिमीनिंग, बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भारतीय मूल के होकर ही कैसे कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा अजीब सी बात है। तो फिर उनको भी एक थोड़ी सी डोज दी है कि भाई देखिए हम भी फिर ऐसी खुला छोड़ देंगे आपको, फिर आप यहाँ जो चाहिए वो आया जाए, मतलब नहीं है। तो कभी कभी ऐसी देना पड़ता है, मतलब बैलेंस तो कहीं ना कहीं कायम करना पड़ेगा ना, जो कि डिप्लोमेसी होती है। हाँ, डिप्लोमेसी का प्राइमरी रोल एक्चुअली यही है कि भाई हमको बैलेंस मेंटेन करना है और अपना नेशनल इंटरेस्ट वॉच करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये डिप्लोमेट का काम केवल पॉलिटिकल कहना, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज टेकअप करना नहीं है, ये भी देखना कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो ठीक से टेकअप हो रहे हैं बाहर, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो समझ रही हैं या हम उनको समझा पा रहे हैं।
तो अब आप देखिए, क्योंकि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो हाई कमिश्नर्स हैं, जो कॉन्सुल जनरल्स हैं, वो बाहर के पॉलिटिशियंस से और बाहर के सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे, और जो बाहर के बुद्धिजीवी हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है। इसीलिए इंडिया के प्रति उनका जो आउटलुक है वो भी अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि जो वो सोचते थे कि यहाँ पे तो केवल हाथी हैं या सपेरे हैं या ताजमहल ही है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं, वो नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर फार्म इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहा है, गुजरात में जी। और इस तरह से बहुत सी टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी अपने वॉरशिप्स बनते हैं, धीरे धीरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनने लगे हैं, अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH तैयार हुआ है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। जब से हमने अभी ये अग्नि का परीक्षण करा था तो काफ़ी देशों को बुरा लगा था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसी देशों के पास है और उससे काउंटर करना बड़ा मुश्किल है उसको यूज़ करें तो। यस, मैं उस टेक्नोलॉजी का नाम बोल रहा हूँ, बट वो जो हमने टेक्नोलॉजी की थी उसका रोल होता है कि आप फायर करते हैं स्पेस में जाके, वो मल्टीपल हो जाता है और फिर वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंफ्यूज हो जाता है, वो एक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो केवल एक टारगेट को ट्रैक करेगा, लेकिन जब मल्टीपल आएंगे, देखिए कुछ कुछ सेम तो नहीं पर कुछ कुछ वही हुआ है जो इजराइल में अटैक हुआ। हाँ, यस, एकदम से बहुत सारे रॉकेट आए तो वो वहाँ का जो आयरन डोम था, आयरन डोम वो कोलैप्स हो गया।